नमस्कार विद्यार्थियों। रीट परीक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की चौथी इकाई का दूसरा भाग, उसमें आज मैं चर्चा करूंगा अधिगम की कठिनाइयों। अधिगम की कठिनाइयों में सबसे पहले अधिगम योग्यता की बात करने वाले विद्वान का नाम था सैमुअल क्रिक। सैमुअल क्रिक सीखने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहा कि सीखने की कठिनाइयाँ वे कठिनाइयाँ हैं जो किसी बालक को अधिगम में बाधाएं खड़ी करती हैं। अमेरिका में एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी नाम की संस्था ने भी इन अधिगम की कठिनाइयों के निराकरण के लिए बात की थी। अधिगम की कठिनाइयों में सामयिक गामक अक्षमताएं, प्रत्यय निर्माण की अक्षमताएं, स्मृति संबंधी समस्याएं, ध्यान केंद्रित न कर पाने की समस्या, परिपक्वता की समस्या और सामाजिक कुशलताएं शामिल होती हैं। अधिगम में अक्षमता संबंधी कठिनाइयाँ प्राय 4 तरह की होती हैं। देखिए आप इसमें पहली है मौखिक रूप से सीखने संबंधी कठिनाइयाँ, जिसमें अफेजिया और डिस्फेजिया। दूसरी है पढ़ने संबंधी कठिनाइयाँ, जिन्हें अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। लिखने संबंधी अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, अग्राफिया, डिस्ग्राफिया। और कैलकुलेशन या गणना या गणित संबंधी है अकैलकुलिया, अलेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, वर्बल डिस्कैलकुलिया आदि। अब इसमें देखिए प्रश्न इस तरह बनता है कि डिसलेक्सिया है, तो डिसलेक्सिया एक प्रकार की पठन संबंधी अक्षमता है। इसे रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें बालक किसी वर्ण का कुछ पढ़ता है, हकलाना, भाषण में संकोच होना आदि सब डिसलेक्सिया है। अलेक्सिया में वाचन की योग्यता की क्षति हो जाती है, बच्चा बोल नहीं पाता है और इसे दृष्टिहीनता भी कहा जाता है। डिस्ग्राफिया देखिए, इसे घसीटा राइटिंग भी कहा जाता है। इसमें बालक को लेखन संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं। वो प को ट बना देता है, उल्टे अंक बना देता है या उल्टे अंक लिख देता है या गंदे लिखता है, सही अक्षर नहीं लिख पाता है। डिसऑर्थोग्राफिया, ये अक्षरों की कमज़ोर स्मृति है, बच्चों को ये याद नहीं रहता है कि पहले क्या और क्या, और इसलिए वो गलत लिख देता है या बोल देता है। डिस्फेजिया एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बालक को बोलने या अपनी बात सही कहने में समस्या आती है। मोटर अफेसिया, ये मस्तिष्क की बीमारी है जिसमें बालक दूसरों के साथ विचार विनिमय करने में कठिनाई अनुभव करता है। सेंसेरिया अफेसिया भी एक प्रकार की अक्षमता है जिसमें बालक की समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। डिस्कैलकुलिया एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बालक की गणना संबंधी कठिनाई आती है। 3 और 5 में क्या ज़्यादा होते हैं, 3009 कैसे लिखा जाएगा और 309 कैसे लिखा जाएगा, इसमें वो अंतर नहीं कर पाता है। डिस्प्रैक्सिया एक चित्रांकन संबंधी कठिनाई है जिसमें बालक सूक्ष्म गति कौशल यानी लिखना, पढ़ना, बोलना, गणना करने में असमर्थ पाता है। डिस्मोर्फिया एक ऐसी है जिसमें बालक के अंदर ये वहम हो जाता है कि मैं अधिक सुंदर, या अन्य कोई भी वहम पालने लगता है, इसे पूर्वाग्रह कह सकते हैं डिस्मोर्फिया में। बुलिमिया एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बालक खाता ही रहता है, बार बार खाता रहता है। डिस्थीमिया जो अक्षमता है उसमें बालक तनाव का शिकार हो जाता है और नकारात्मक हो जाता है, वो हर प्रश्न को पढ़ते समय सोचता है ये परीक्षा में नहीं आएगा, तो ये एक प्रकार की डिस्थीमिया है। डिस्मेंशिया में बालक तर्क करने की क्षमता नहीं रहती और उसकी स्मरण शक्ति भी काफ़ी क्षीण हो जाती है। प्रयोरिया एक ऐसी अक्षमता है जिसमें कम आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डिसलेक्सिया जिसमें मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम होती है, डिसलेक्सिया का पता लगाने के लिए बांगोरो टेस्ट बहुत फेमस है, परीक्षा में आ सकता है, और बांगोरो टेस्ट का विकास करने का श्रेय थॉमस रिचर्ड मिल्स को जाता है। तो ये बात आपको याद करनी है। अगली बात है कि समायोजन की संकल्पना शिक्षक की भूमिका। देखिए, किसी भी समस्या को समझने के लिए शिक्षक को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहिए, उन्हें कहीं शिकायत करने, उनके माता पिता तक पहुंचाने या प्रधानाचार्य तक पहुंचाने की बजाय स्वयं ही उन कारणों को खोज करके उनको समझा कर उन्हें दूर करना चाहिए। शिक्षक सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है और उसे अनुकूल वातावरण बना के, अनुकूल सुविधाएं देकर बालक की इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। शिक्षक के द्वारा बालकों की इन समस्याओं को दूर करने से पहले उस असमायोजन के कारणों को भी ढूंढना चाहिए। असमायोजन के 4 कारण हैं: भग्नाशा,
द्वंद्व, तनाव और दबाव। भग्नाशा किसे कहते हैं? देखिए नोट्स में कि नैराश्य से उत्पन्न भाव को कुंठा या भग्नाशा कहते हैं। किसी आवश्यकता में पूर्ति में बाधा हो या सामाजिक उपेक्षा हो, प्रताड़ना हो या सामूहिक दृढ़ता का अभाव हो, इससे भग्नाशा हो जाती है। कोई बालक परीक्षा में अंक लाने की वजह से भी भग्नाशा का शिकार हो जाता है और उसमें नैराश्य उत्पन्न होती है और वो कुंठा में बदल जाती है। संघर्ष या द्वंद्व का क्या अभिप्राय है? मानसिक द्वंद्व या संघर्ष का कारण है इच्छाओं के प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना होना। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि इदम अहम और परम अहम में सामंजस्य न होने से मानसिक द्वंद्व पैदा होता है। ऐसी तनाव एक प्रकार की उत्तेजना से उत्पन्न असंतुलन की वह दशा है जो बालक के समायोजन को बुरी तरह प्रभावित करती है। दबाव व्यक्ति द्वारा विभिन्न कठिन एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों द्वारा व्यक्ति में होने वाले शारीरिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन हैं जो व्यक्ति के इन सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। जब सफलता असफलता की बात हो, या आत्मसम्मान की बात हो या भयंकर प्रतिस्पर्धा हो, तीन कारण हैं। या तो असफलता का भय हो, आत्मसम्मान की बात हो या भयंकर प्रतिस्पर्धा हो, तो व्यक्ति दबाव या दबाव महसूस करता है। दबाव को मुख्यतः दो प्रकार से देखते हैं। एक सकारात्मक दबाव होता है, ये स्ट्रेस कहलाता है, और एक नकारात्मक दबाव होता है जिसे डिस्ट्रेस कहलाता है। दबाव के अन्य प्रकारों में भौतिक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव भी हो सकते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए या समायोजन के तरीके क्या हैं, जिन्हें हम रक्षा युक्तियाँ कहते हैं। तो इन रक्षा युक्तियों में पहली रक्षा युक्ति है दमन। दमन का मतलब है भुला देना। जब कोई बालक किसी ऐसे कटु स्मृति को भुला दे देता है जिसके कारण वो दबाव या तनाव महसूस करता है, जैसे शिक्षक द्वारा डांट दिया गया तो वो यह कहकर कि मेरे तो गुरुजी हैं, कोई बात नहीं, डांट दिया। तो इस तरह से अपने तनाव को दूर करने की एक युक्ति है दमन। दमन का अर्थ है भुला देना। दूसरा है प्रतिगमन। प्रतिगमन का है पीछे लौटना। जैसे किसी दबाव, तनाव या भग्नाशा या कुंठा को दूर करने के लिए कोई बड़ा आदमी बच्चों की तरह रोने लगता है तो इसे हम कहेंगे प्रतिगमन। तीसरी आक्रामकता। जब बालक अपने दबाव, तनाव या भग्नाशा, कुंठा को दूर करने के लिए किसी दूसरे पर वार करता है तो उसे हम आक्रामकता कहते हैं। जैसे अपनी टीम हार जाने पर टेलीविजन को तोड़ देना, ये आक्रामकता है। विस्थापन का मतलब है पलायन। जब अपनी भग्नाशा, कुंठा, दबाव या तनाव को दूर करने के लिए एक व्यक्ति उस की प्रतिक्रिया किसी दूसरे पर निकालता है। जैसे कोई व्यक्ति कार्यालय में डांट खा के आता है और वो घर आकर अपने बच्चों को डांटने लगता है, तो इसका मतलब है विस्थापन। किसी का क्रोध किसी पर निकाल देना। खिसी यानी बिल्ली खंभा कौसे, ये बात इसमें आती है। पांचवा है इसमें औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन मतलब अपने असफलता के वास्तविक कारणों को छिपाकर उसका दोष दूसरों पर मढ़ता है। ये आक्रामकता से अलग है। इसमें ये है कि शिक्षक की डांट, आक्रामकता में तो क्या है, वो हिंसक तरीके से वो वार करता है, और ये ऐसी रक्षा युक्ति है जिसमें अपनी भड़ास निकालने के लिए वो किसी दूसरे पर कर देता है। इसे विस्थापन कहा जाता है। औचित्य स्थापन में क्या है, वो कोई अपनी असफलता का दोष किसी दूसरे पर कर देता है। जैसे वो कहता है कि यदि गृह कार्य नहीं करके लाया तो कहता है मेरी नोटबुक गुम हो गई है। आक्रामकता में ये कहता है गृह कार्य करने के लिए लाया तो कहता है क्लास में अच्छी तरह पढ़ा ही नहीं गया, तो गृह कार्य कैसे करता। तो आक्रामकता में दोष दूसरों पर मढ़ना है, लेकिन औचित्य स्थापना में आक्रामक रूप से दोष मढ़ना नहीं है, बल्कि कोई बहाने बनाना है। प्रक्षेपण का मतलब है दागना। अपनी असफलता का आरोप जब दूसरे पर लगाते हैं तो इसे प्रक्षेपण कहा जाता है, और ये आक्रामकता की तरह है। इसमें बालक असफलता का दोष दूसरे पर मढ़ देता है। तो औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण और आक्रामकता तीनों काफ़ी मिले जुले हैं। प्रतिक्रियाकरण, विरोधी व्यवहार को अपनाना। जैसे किसी को घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तब भी वो हंसता रहता है। फेल होने पे भी कहता है कि चलो अच्छा हुआ। तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन, ये भी दबाव या तनाव को दूर करना है। उदात्तीकरण या मार्गांतरण, इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाता है तो वो कोई दूसरा मार्ग अपना लेता है, लेकिन वो अब मार्ग महान होना चाहिए। जैसे तुलसीदास द्वारा फटकार पाकर राम भक्ति में लीन हो जाना, तो इसे उदात्तीकरण कहते हैं। एक है देवास्वप्नी।
इसमें बालक अपने तनाव या दबाव को दूर करने के लिए दिवास्वप्नी हो जाता है। वो सोचता है असफल हुआ नहीं, बोला मैं IAS बन जाऊंगा, बस फिर तो सब काम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हवाई किले बनाना या मन के लड्डू खाना, ये क्या है, दिवास्वप्न या कल्पना करो। मनोरंजन, खेलकूद आदि, संगीत, खेलकूद आदि से भी वो अपने संवेगात्मक तनाव और द्वंद से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। तो मनोरंजन भी, खेल और मनोरंजन भी दबाव या तनाव को दूर करने की रक्षा युक्ति हैं। समन का है नष्ट कर देना, अपने अवांछित व्यवहार को स्वयं ही अचेतन मन में धकेल देना, ये समन कहलाता है। समन में बात अचेतन मन में चली जाती हैं और वो इससे मुक्त हो जाता है। अन्य आरोपणें, अन्य पर उसी भाव से ध्यान देना। जैसे कोई व्यक्ति है अपने जीवन में असफल रहता है, काम में असफल रहता है, तो दूसरे क्षेत्र में वो इसका सफलता प्राप्त करता है। रेचन है संवेग पर प्रतिबंध न लगाकर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना। इसमें विद्यालय के पाठ है, सहगामी क्रियाएं होती हैं, नाटक हैं, उत्सव हैं, अभिनय है। कोई बालक है, मॉनिटर या राजा नहीं बन पाता है, नेतृत्व नहीं मिल पाता है, लेकिन नाटक और अभिनय में उसे राजा या मुख्य रोल मिल जाता है, तो वो उसे अपनी तनाव को दूर कर लेता है। क्षतिपूर्ति, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, असफलता छिपाने के लिए किसी और प्रयास करना, जैसे किसी कम ऊंचाई है तो ऊंचे हल्के सैंडल पहनना, ये क्षतिपूर्ति है। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यह प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है। जैसे कोई IAS नहीं बन पाता है तो RAS की परीक्षा में सफल होकर वो अपना तनाव दूर करता है। तादात्म्यकरण भी एक रक्षा युक्ति है, जिसका अर्थ होता है आत्मसात कर लेना। असफल व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ देता है जो उस क्षेत्र में असफल रहा हो। बालक से पूछा जाता है तुम कक्षा में फेल हो गए, तो वो कहता पूरी कक्षा ही फेल हो गई सर। ये क्या है, तादात्म्यकरण। इस प्रकार इन रक्षा युक्तियों द्वारा अपने तनाव, भगनासा, दबाव आदि को कम या दूर किया जा सकता है। ये बात थी अधिगम की कठिनाइयाँ, समायोजन और इन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय। धन्यवाद।